एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस जापान। आज हम अपने चैनल पर जो डिस्कस करेंगे वो है PYQ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आरपीएससी 2026 का एग्जाम है। 2025 से 26 के बीच का क्वेश्चन पेपर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो बिल्कुल बेसिक से अब तैयारी कर रहे हैं, जो अब आने वाले एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठेंगे और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से क्या प्रिपरेशन करें, तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पर क्लास 6 से वीडियो मौजूद है। आप जा करके उनको फास्ट फॉरवर्ड पर देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में उनको मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी तरह से हम PYQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी से हमें आइडिया होता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि आरपीएससी का लेवल बहुत अच्छा होता है और इस बार के टीजीटी के एग्जाम ने बता दिया है कि लेवल अब पहले जैसा नहीं और भी ज्यादा स्टैंडर्ड हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन कि स्पेस दे दिया, धब्बे प्रोटीन प्रकृति के हैं, कौन सा स्टेन? तो क्या वनस्पति? नहीं, वनस्पति नहीं है। ठीक, इसके बाद है हमारे पास डाई, इसके बाद मिनरल्स, नहीं। प्रोटीन, आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो हम पढ़ते हैं रेशे, प्रोटीन के बारे में सबसे पहले हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हमें सिल्क मिलता है, एक कीड़ा होता है जो मलबेरी की पत्तियां खाता है और उससे फिर सिल्क प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हमें हेयर मिलते हैं। हेयर्स हमें किस तरह के? खरगोश के और ऊंट के, डिफरेंट हमें हेयर मिलते हैं जिसमें केराटिन मौजूद होता है, प्रोटीन। ठीक, उसके बाद अब तो मैनमेड भी है, और जैसे एजोलिक वगैरह, एजोलोन फाइबर वगैरह जो है वो हमारे प्रोटीन में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है प्रोटीन। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है कि प्राणिज धब्बे जैसे दूध है, अंडा है, रक्त है, मांस है, ये सब क्या है? ये प्रोटीन क्या है। अगर हम मान लीजिए ब्लड का कोई स्टेन है, ब्लड का कोई स्टेन है और उसको हम उस पर अगर डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, यानी कि हॉट वाटर डाल देते हैं, तो क्या होगा? वो और भी ज्यादा जम जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा उसको ठंडे पानी से ही धोना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो जम जाता है, तो इसलिए हमेशा ठंडे पानी के साथ हल्का सा डिटर्जेंट के साथ धो लेना चाहिए, उसको वॉश कर लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, साबुन फ्लेक्स जो है, तो फ्लेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन प्रमुख गुण सबसे बेहतर रूप दर्शाता है? तो क्या है इसमें? इसमें मुक्त क्षार की अधिक मात्रा होती है, नहीं। इसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, इसमें रेजिन होता है, नहीं। ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं, इसलिए इनका जो यूज है वो हम आसानी से कर सकते हैं। साबुन फ्लेक्स क्या होते हैं कि एक चिप्स तरह के पतले बारीक रूप में जल में तेजी से आसानी से क्या है, ये घुलने में मदद करते हैं। कोमल वस्त्र है, जैसे कि जस्ट लाइक हमारा सिल्क है, ऊन है, तो की धुलाई बिना साबुन के कण फंसे आसानी से हो जाती है, मतलब ये कणों में जाकर के नहीं फंसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिनिशेस से। फिनिशेस वस्त्रों में अधिक चमक लाने की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा? देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके ऑप्शंस की। नोरिंग क्या होती है? एक तरह की ना लहर जैसी एक परिसज्जा होती है, ठीक है। तो ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि बात की गई है चमक की। टेंटरिंग होती है, टेंटरिंग किस लिए की जाती है? टेंटरिंग की जाती है कि जो कपड़ा तैयार होता है ना, तो यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से कुछ ना हो, ये इसको प्रॉपर खींच के एक सा करने के लिए किनारों को। सैनिटाइजिंग एक व्यापारिक चिन्ह होता है, जिसका मतलब होता है कि अब कपड़ा सुखड़ेगा नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सैरिंग। सैरिंग क्या है? कैसी? यांत्रिक परिसज्जा। सबसे पहले तो परिसज्जा ना केमिकल भी पूछी जाती है, मैकेनिकल भी पूछी जाती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, जिसमें मोम रेजिन लगा के रोलर्स के दबाव से और ताप पर वस्तु को गुजारते हैं, ठीक है। ये किसमें? सैरिंग में। और कपड़े की सतह पर क्या होता है? अत्यधिक जो है ना चमक आ जाती है, वो ग्लॉसी हो जाता है,
नेक्स्ट है एसिडिक डाई के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही के बारे में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हमसे गलत हो जाते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा देख लेना है कि यहाँ पे नहीं पूछा गया है या सही पूछा गया है। तो यहाँ सही के संदर्भ में बात की गई है। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं अम्लीय रंग महंगे होते हैं। ओके, अम्लीय रंग प्राकृतिक रंग होते हैं। ओके, अम्लीय रंग पक्के होते हैं, सही पूछा है इन्होंने। तो अम्लीय रंग कपास, जूट और लिनन के लिए उपयोगी नहीं होते। हाँ, ये सही बात है, ये उपयोगी नहीं होते हैं इनके लिए। ये किसके लिए उपयोगी होते हैं? ये हमारे जितने भी प्रोटीन फाइबर हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एसिड डाइज प्रोटीन रेशे जैसे ऊन है, रेशम है, ठीक है, पॉलीमाइड्स यानी कि नायलॉन के लिए बेस्ट है, जबकि सेलुलोज जगत के लिए जो है हमें क्षारीय जो कलर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास छपाई की सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है ना वो विधि पूछी गई है। तो ये तो हम खुद भी एलिमिनेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। देखिए रोलर है, सबसे प्राचीन की बात की गई, तब रोलर का कोई इस तरह का काम नहीं था, स्क्रीन का भी ऐसा कुछ काम नहीं था, स्टेंसिल्स भी नहीं थे, तो इसलिए हम जाएंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ। तो एलिमिनेशन मेथड भी हमें आना चाहिए कि कौन सा नहीं है, सबसे पहले उसको हटा दें हम। तो जो ठप्पा है, ठप्पा ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ों पर छपाई सबसे प्राचीन है। लकड़ी के ये ठप्पे होते हैं, ठीक है, उस पर डिजाइन जो है वो उभरा हुआ होता है और उसी से कलर में उसको डिप करके और उससे फिर हम प्रिंट करते हैं। बाल विकास और मानव विकास नामक एक व्यापक संकाय का भाग निम्न में से दिया गया है, तो वो क्या है? तो वो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और हम चाइल्ड डेवलपमेंट में ये चीज पढ़ते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक प्रमुख अंक है, इस चीज के अंतर्गत गर्भाशय से लेके किशोरावस्था और जीवन लाइफ टाइम यानी कि चलने वाली मानसिक और शारीरिक सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये सीडीपी से क्वेश्चन बना है। ब्रीच जो डिलीवरी है, ब्रीच की ये पोजीशन है ना, ब्रीच पोजीशन में प्रसव के दौरान भ्रूण कौन सा हिस्सा सबसे पहले आता है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो हमें सभी तरह की डिलीवरी पढ़नी है, जो हमारे प्रसव हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, प्रसव के प्रकार ये सब हमें देखने हैं। तो अब सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल में क्या होता है कि सबसे पहले हेड आता है, लेकिन नितंब में क्या होता है, इसका उल्टा होता है ना। सबसे पहले क्या होता है कि नितंब यानी कि नीचे का हिस्सा पैरों का गर्भाशय ग्रीवा की ओर आता है और वही बाहर आता है। ठीक है, इसी तरह से औजार से है, इसी तरह से ऑपरेशन है, इसी तरह से नेचुरल है। तो ये प्रसव के प्रकार है। मैं इनकी छोटी वीडियोस बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जो आपको एक ही बार में अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आपके वहीं से रेडी हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसके बाद आ जाता है स्पेस तात्पर्य मात्रा। मात्रा पूछिए, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि क्वांटिटी आकार और संरचना में वृद्धि का कारण है, वृद्धि का कारण है। तो क्वांटिटी हमें तभी दिखेगी जब वो ग्रोथ होगी। देखिए दो तरह की बात पूछी जाती है, मात्रात्मक है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक। तो मात्रात्मक तो वही है जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जैसे लंबाई है, भार है, शरीर का आकार है। लेकिन जो हमारी क्वालिटेटिव है वो क्या है, हमारी नॉलेज है जो हमारे अंदर मौजूद है, जो कि हमारी लाइफ टाइम चलती है। क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम होता है कि कौन सी लाइफ टाइम चलती है और कौन सी रुक जाती है। तो जो मात्रात्मक है वो एक टाइम के बाद आकर रुक जाती है, मान लीजिए बच्चा बड़ा हो गया फिर वहां आकर के वो रुक जाएगी। लेकिन जो हमारी क्वालिटेटिव होती है वो लाइफ टाइम हमारी चलती है। ठीक है, फीमेल सेल की तैयारी प्रक्रिया का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिपक्वता, ये मैच्योरेशन है, ओव्यूलेशन है और फर्टिलाइजेशन है। तो सबसे पहले जनन प्रक्रिया के जो सबसे पहले ना अणु परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन होगा, फिर उसके बाद क्या अंडाशय बाहर निकलेगा तो वो ओव्यूलेशन कहलाएगा। तत्पश्चात क्या होगा कि शुक्राणु से मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, MOF, आप इसकी इस तरह से भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं।
मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन। निषेचन के लिए काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी। आ जाता है डेवलपमेंट टास्क जो है, उनकी टास्क की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है हैविंगहर्स्ट महोदय के द्वारा, रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक अवस्था में कुछ कार्य सीखने या पूरा करने के लिए होते हैं। गर्भावस्था के किस सप्ताह के बीच जो एमनियोसेटेसिस होता है वो किस सप्ताह के बीच में होता है? तो वो 17 से 19वें सप्ताह के बीच में होता है, यानी कि 15 से 20 के बीच में। ठीक है, क्या है इसमें कि एमनियोसेटेसिस पूर्व जन्म नैदानिक परीक्षण है। भ्रूण के आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम की जांच है। तो सिंड्रोम से पूछा जरूर जाता है क्वेश्चन, और खास करके नेट में तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। आप PYQ जाकर देखिए, वो यहाँ आपको जरूर मिलेगा। तो डाउन सिंड्रोम की जांच गर्भावस्था के द्वितीय तिमाही में की जाती है मुख्यतः। तो कहीं कहीं इसका ऑप्शन 17 से 19 है और कहीं कहीं पर 15 से 20 है। तो 15 से 20 का हम इसको रेशो मानकर चल सकते हैं। तो जो सिंड्रोम्स हैं, ठीक है ना, जो डाउन सिंड्रोम है, इस तरह के सिंड्रोम्स पूछे जाते हैं। अच्छा, ये होते क्या है डाउन सिंड्रोम वगैरह? ये एक आनुवांशिक स्थिति होती है, ठीक है, जो गुणसूत्र 21 के एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, कि मतलब 21 है उससे एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है। इसमें बच्चे के शरीर और मस्तिष्क के विकास का तरीका बदल जाता है। जैसे ट्राइसेमी है, ये सबसे आम प्रकार है। प्रत्येक कोशिका में एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 मौजूद होता है, ठीक है, और स्थानांतरण के बाद 21 का एक बार दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम सिंड्रोम्स भी डिस्कस कर लेंगे आने वाले टाइम में। मैंने थोड़ा सा आपको एडिशनल बता दिया। इसके बाद गैंग एज के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे को हमें पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से जाना है, ये वहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा है? 12 से 18 तो होना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है 6 से 10 वर्ष, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में 6 से 8 है। ये लेट चाइल्डहुड है, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 है। गैंग एज है, टोली आयु कहलाई जाती है। ऐसे ही ये टॉय एज कहलाया जाता है। ठीक है, बच्चे अपने समूह पीर ग्रुप पे समूह में रहना, खेलना पसंद करता है, और 2 से 6 वर्ष हमारी टॉय एज कहलाती है। तो ये गैंग एज हो गई और ये टॉय एज हो गई। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लें। 13 क्वेश्चन है, संभावित रूप से उपस्थित वंशानुगत विशेषताओं का प्रकटीकरण, यानी कि जो अनफोल्डिंग पोर्शनली प्रेजेंट हेरेडिटली जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है मैच्योरेशन, परिपक्वता। आनुवांशिक रूप से निर्धारित लक्षणों का समय के साथ साथ प्रकट और विकसित होता है, बिना किसी बाहरी विशेष प्रशिक्षण के जैविक आयु के साथ घटित होता है। अच्छा, बहुत बार पूछा गया है, ये मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि तो जन्म के तुरंत बाद तो वो OPV और BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और अभी जो हमारा ना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, थोड़ा सा मैं ऐड करती चलूं। हम NCERT कवर कर रहे हैं क्लास 11th की, और अब तक हमारे लगभग 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अब जो डिस्कस होगा बाल्यावस्था से रिलेटेड है, उसमें सभी तरह के हमारे टीकाकरण आ रहे हैं। तो प्लीज आप वो चैप्टर जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प करने वाला है आपका। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत हेल्प करता है, आपका सब्सक्राइब एक लाइक तो आप जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। शब्द से तात्पर्य किसी पर्यावरणीय कारक से जुड़ा है जो प्रसव पूर्व अवधि के दौरान क्षति, यहाँ क्षति के बारे में पूछा गया है। तो जो टेस्टोरोजन है ना, वो क्या है? कोई भी ऐसी बाहरी कारक जिसमें दवाइयां, इन्फेक्शन, शराब, रेडिएशन होता है, जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के सामान्य विकास को बाधित करते हैं और जन्म के विकार, जो विकार है, जन्मजात विकार है, वो पैदा कर सकता है। टेराटोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो
प्रतिवर्त क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन है। शिशु बिना सहारे अचानक से तेज आवाज की गति पर अपने हाथ पैर क्या है बाहर की तरफ कर देता है, एकदम खोल देता है, तो वो क्या कराएगा, वो मोरो रिफ्लेक्शन कराएगा। देखिए बेबिनिस्की में क्या होता है कि बच्चा ना जब उसके आप पैरों को ना, उसके जब फीट्स हैं बच्चे के, जो बच्चे के फीट्स हैं, ठीक है, तो उसको आप जब उसका ही मान लीजिए एक तरह से फीट है, क्योंकि इस पे मैं प्रॉपर मैंने, तो जब बच्चे की ना क्या होता है जिसे तलवा बोलते हैं, ठीक है, जो उसका नीचे का है, तो आप उसको थोड़ा सा करेंगे ना तो बच्चा क्या करता है एकदम अंदर की तरफ अपना पैर कर लेता है ना। उसके बाद में ये पाल्मर है और रूटिंग है, ये सारे रिफ्लेक्स हैं, तो आपको ये सारे रिफ्लेक्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक अब नेक्स्ट है एनोरेक्सिया शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। एनोक्सिया, एनोक्सिया किसके लिए होता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति में रुकावट एनोक्सिया कहलाता है। जो एनोक्सिया शब्द है वो क्या है, एनोक्सिया शब्द जो यूज होता है वो होता है कि जो मस्तिष्क में हमारी ऑक्सीजन पहुंच रही है, ठीक है, उसकी रुकावट के लिए ये होता है। गर्भनाल में गर्दन में उलझ जाना, जो हमारा उलट जाता है बच्चे के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, है ना, तो इसमें क्या है कि मस्तिष्क के ऑक्सीजन की आपूर्ति का रुक जाना। ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है कि जिसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जो टिश्यूज है माइंड में, वो मस्तिष्क और ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरी तरह क्या कर देते हैं, वो बंद कर देते हैं टिश्यूज। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ठीक है, टिश्यूज। और यही हाइपोक्सिया का एक जो है, ये एनोक्सिया जो है अत्यधिक रूप होता है, और हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी है, जबकि एनेक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म करना होता है, फिर डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आ जाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले पूछा गया है कि क्या नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं है, चेहरे और शरीर पर बालों में वृद्धि, स्त्रियों में स्तनों का विकास, ठीक है, इसमें सेकेंडरी पूछा गया है। आवाज में परिवर्तन या प्रथम मानसिक चक्र यानी के मेनार्की, जो फर्स्ट पीरियड आता है, ठीक है, तो जो इसका आंसर है ना वो ये है कि जो प्रथम मानसिक धर्म है, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण प्राथमिक यौन लक्षण में आते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि सेकेंडरी, और यही पूछा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान पर कार्यक्रम शुरू किया जाता है, ये कथन किस प्रकार की शिक्षा को संदर्भित करता है, तो यह हमारा एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा। प्रचार शिक्षा के संदर्भ में व्यक्तिगत संचार विधि, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड की सीमाएं के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, व्यक्तिगत है, इस चीज को हम सेंटर में लेके चलेंगे। व्यक्तिगत संपर्क की सुविधा होने के बावजूद इसकी दर्शक पहुंच अत्यंत सीमित है, ठीक। इसके बाद है ये समूह संचार विधियों की तुलना में सामान्यतः कम समय लेने वाली विधि होती है, ये गलत है। इसमें क्या होता है, समय नहीं, इसमें ज्यादा लगता है, इसमें अधिक संसाधन और कार्मिकों की आवश्यकता होती है, लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिल्कुल, जब हम एक ग्रुप में सिखाएंगे, एग्जाम्पल फॉर अभी हम किसी ग्रुप में सिखाएंगे, ठीक है, ये हमारा ग्रुप बने हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, ठीक है, ये सब लोग आए हुए हैं, इस तरह से समझ लीजिए, इधर समझते हैं, ठीक है, ये सारी ऑडियंस हमारी बैठी हुई है। अब यहाँ पे कोई एक बंदा आकर के अगर उसको सिखाएगा तो एक साथ में कितने लोगों को सिखा पा रहा है, जबकि क्या है कि अगर हम इंडिविजुअली एक एक को सिखाएंगे तो क्या लागत भी ज्यादा लगेगी और समय भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी सीमाएं हैं, तो ए, सी, डी। प्रसार कार्यक्रम के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है और करके सीखने पर, हाँ, हमारा जितना भी एक्सटेंशन है वो लर्निंग बाय डूइंग पर ही है, ठीक है, देखकर, सुनकर, करके, ये है। तो ए और आर दोनों ही
सही है। इसके बाद पूछा गया सोर्स इन कोड, मैसेज, डिकोड और रिसीवर, ये किसका है? तो यह है बर्लो का। 1960 में SMCR सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल विकसित किया था। नाटक कैसा है? जो हमारा नाटक है, जो हम ड्रामा है, तो देख तो हम रहे हैं, ठीक है, देख तो हम रहे हैं, लेकिन क्या है, हम क्या क्या सुन नहीं रहे हैं? हाँ, हम सुन भी रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल एड है। इसके बाद फ्लैश कार्ड पूछा गया है। तो फ्लैश कार्ड जो है वो 10 गुणा 12 इंच का होता है। ये क्वेश्चन पीछे भी मल्टी टाइम रिपीटेड है, ये यूपीटीजीटी में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक से प्रारंभ और प्रयोगिकी तक की जाती है, तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। औपचारिक शिक्षा जो है स्कूल है, कॉलेज है, पहले नियम, सिद्धांत, थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिकल कराते हैं, जबकि प्रसार क्या होती है, वो व्यवहारिक होती है, ठीक है। प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांतों में शामिल है स्वैच्छिक भागीदारी का सिद्धांत है, आवश्यक और आवश्यकता रुचि का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक पहुंच का सिद्धांत है और उपयोग सभी। तो इसका ऑल अबाउट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में नॉइस का अर्थ क्या है? तो नॉइस क्या है? जो भी शोर, जो भी हमारे लिए बैरियर का काम कर रहा है, वही हमारा नॉइस है। यानी कि जैसे संचार मॉडल में नॉइस को केवल ध्वनि नहीं बल्कि ऐसे शारीरिक मानसिक तकनीक जो मूल संदेश को सही रूप से पहुंचाने से रोकता है। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र, सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम, मल्टी टाइम रिपीटेड है और इवन ये जीके में भी बहुत पूछा गया है, तो वो है हमारा टाइलिन। इसके बाद विटामिन सी का जो रासायनिक नाम पूछा गया है, रासायनिक नाम पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये विटामिन ए है, ये विटामिन बी है, B1, ठीक है, ये कैल्सिफेरॉल विटामिन डी है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, मसूड़ों से रक्त आना, खट्टे फलों और नींबू संतरा आंवला में अच्छे से पाया जाता है। इसके बाद 2011 में यूएसडीए द्वारा प्रथम महिला मिशेल ओबामा के सहयोग से एक नया आहार संबंधी जो है वो गाइड या मार्गदर्शक लॉन्च किया गया है, तो जिसके बारे में पूछा है, तो वो क्या है? तो यह है माई प्लेट। माई प्लेट आंसर है। ये मिशेल ओबामा में माई प्लेट लॉन्च किया था। फूड पिरामिड है, इसमें 4 हिस्से हैं, ठीक है, इसमें 4 हिस्से हैं और चारों हिस्से में क्या है कि फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, प्रोटीन है और साइड में डेयरी भी दिखाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया कि अब मैं अगर आपको दिखाऊं इसमें, तो एक में इस तरह से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं कि वेजीज है, प्रोटीन है, फ्रूट है, ग्रेन्स है और साथ में क्या है हमारा डेयरी प्रोडक्ट है यानी कि मिल्क है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ डिस्कस किए हैं वो आप जा करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये क्वेश्चंस आरपीएससी के हैं और आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो स्टैंडर्ड होता है और बहुत हमें हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप एमसीक्यू कराते चलिए, तो हम अपने चैनल के साथ तो एमसीक्यू ऐड कर ही रहे हैं उस चैप्टर के, लेकिन ये एमसीक्यू रियली में हमें बहुत ज्यादा वर्क करने वाले हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और आपका कोई सुझाव है जरूर बताइएगा। और क्या मैं आपके साथ ये छोटी छोटी वीडियोस बनाकर शेयर कर दूं, जिस तरह से मैंने अभी प्रसव के प्रकार है, ठीक है, उसके बाद में प्रेगनेंसी के टाइप्स हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट एड है, तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट and thank you so much for watching video.